चल रही है। और इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि कैसे किसान जो है ना प्राकृतिक और जैविक खेती के माध्यम से एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी कर सकता है। आज हम सभी के बीच में खेती में तमाम चैलेंजेस हैं और इन सभी चैलेंजेस के बीच में जो है हम क्या विकल्प निकाल सकते हैं उसको लेकर लगातार विभागों का, सरकारों का, संस्थानों का है ना मंथन चल रहा है और उसको लेकर जो है ना लगातार कुछ ना कुछ योजनाएं बना के और ये सब किया जा रहा है। अब आप लोग जो है सबको सुनिएगा, वो अपने ज्ञान से आपको अवगत कर रहा है। तो मैं आदरणीय PS पटोले जी से मैं आग्रह करता हूँ DDS सागर कि वो अपने अनुभव जो है ना हमारे देश भर से यहाँ पर उपस्थित किसान भाइयों के बीच में साझा करें। सर, यहाँ पर 30 दिन से जब बहुत ही विकट परिस्थितियां थी तब ये एक मैसेज एक कॉल पे यहाँ पर पहुंचे हैं और उस समय बहुत क्या था, स्ट्राइक भी था और बहुत भयानक कोहरा भी था। पूरे देश में बहुत अलग परिस्थितियां बनी थी। 24 स्टेट रहेंगे लेट, तो उन सभी के बीच में 2-3 दिन पूर्व इनको मिले मैसेज के माध्यम से ये लोग सब पहुंचे हैं और सभी वो नौजवान है जो बाकी में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये सब लोग इतना दूर दूर से ट्रैवल करके आए। राजस्थान से भी हैं यहाँ भाई, आंध्रा से भी हैं, कर्नाटक से भी हैं, तेलंगाना से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं, यूपी से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं। तो सभी राज्यों के लगभग यहाँ पर 16-17 राज्यों के लोग यहाँ पर मतलब बैठे हुए हैं और उन सभी ने बहुत अच्छे से 30 दिन तक ये प्रोग्राम को अटेंड किया और ये सभी लोग खेती में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपना कीमती मूल्यवान जो समय है अपने वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक छोटे से कार्यक्रम में हमारे को यहाँ पर मंच उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से चौरे से आपका शुक्रिया करता हूं। इस कार्यक्रम में मैडम नागपुर से सर आए, नायक साहब, हमारे साथी धंधे जी और आप अलग अलग राज्य से जो किसान हमारे बीच में उपलब्ध है उनको सभी को नमस्कार। हम देखें सन 2020-21 में 22 तक कोरोना काल चला था। कोरोना काल में ये कहा गया था कि रेजिस्टेंट पावर बहुत अच्छा है, वो जीवित रहेगा, जिसका रेजिस्टेंट पावर डेवलप डाउन है वो इसमें सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। ये बात थी, पूरे देश में हाहाकार मचा, पूरा विश्व में हाहाकार मचा था। सभी भग के कहाँ आ रहे थे, अपने अपने गांव में आ रहे थे, अपने अपने क्षेत्र में आ रहे थे और वहां जाके अपना जीवन यापन करना प्रारंभ किया। कारण क्या था कि जिनकी रेजिस्टेंट पावर अच्छी थी वो बच गए, जिसकी रेजिस्टेंट पावर डाउन थी वो स्वर्ग सिधार गए। इसी प्रकार ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी का भी ऐसा कैसा है, यदि उसकी रेजिस्टेंट पावर अच्छी होगी तो प्रोडक्शन वो जीवन भर हमारा जो जीवन आने वाली पीढ़ियां है तब तक देगी। इसका रेजिस्टेंट पावर यदि डाउन हो गया तो हमारे को उत्पादन देना बंद कर देगी। हम देखें रेगिस्तान एरिया है या फिर हम पंजाब की बात करें, वहां पर कहीं जमीनें जो है वो बंजर हो चुकी। बंजर होने का कारण क्या था कि उसमें अंधाधुंध रूप से केमिकल का उपयोग किया है। वहां पर बोर्ड लगा दिया कि ये जमीन बिकाऊ है या बेचना चाहते पर उसको खरीदने वाला कोई तैयार नहीं। कारण क्या है कि उसमें जीव नहीं बचा, उसमें किसी प्रकार का कोई ऑर्गेन नहीं बचा कि उसको उत्पादन कर सके, इसलिए वो जमीनें क्या हो गई, बंजर हो गई। तो एक समय था जहां पर हम जैविक उत्पाद करते थे, धीरे धीरे हमने हमारा विकास किया और धीरे धीरे हमने उस जमीन को विनाश भी किया है। पर वापस परिस्थिति ऐसी आई है कि हमने हमारे गोडाउन भर लिए, हमने पूरी जनसंख्या को पालन पोषण, यदि 5 साल हमारे पास उत्पादन नहीं होता तो उसको पालने की कैपेसिटी है। पर क्या किया है, हमने प्रोडक्शन तो करा है पर उसमें जो है बहुत ज्यादा केमिकल रूप में किया है। हमारे जो प्रोडक्शन किया है उसमें वापस बीमारियों का रूप धारण कर लिया। पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उसका नाम रख दिया कैंसर ट्रेन। कहाँ जाती है, बोलो गुजरात जा। क्या कारण रहा, तो बोला अनावश्यक रूप से केमिकल का उपयोग किया, लोगों को एक कैंसर होना चालू हुआ, तो कैंसर ट्रेन का नाम रख दिया। निमाड़ से एक बस चलती है, वो भी जाती है, कहाँ जा रही है, तो पारुल अस्पताल का नाम बनाया कि धीरज अस्पताल का नाम गुजरात के नाम से जाना जाता है। मैं निमाड़ का रहने वाला हूँ, बड़वानी जिले का प्रॉपर निवासी मेरा, और खरगोन में पिछले 17 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो उस निमाड़ के एरिया की बात करें तो वहां से एक बस लोगों ने अपने ट्रस्ट से अपने निःशुल्क कर दी कि भाई जो बीमार व्यक्ति होंगे फ्री में ये करें।
ऐसी परिस्थितियां हमारे बीच में निर्भर हुई। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? क्योंकि हमने अनावश्यक रूप से प्राकृतिक खेती छोड़ के रासायनिक खेती को अपना। प्रोडक्शन तो कर लिया पर मानव विनाश के लिए प्रोडक्शन किया। तो ऐसी परिस्थिति को वापस हम कैसे कर सकते हैं? मोदी जी का एक ही सपना है कि प्राकृतिक खेती करो, जैविक खेती करो, ऐसी खेती करो जिसमें हमारा मानव जीवन भी बचे, हमारा पौधे भी बचे, हमारे जीव जंतु जो हमारे लिए लाभदायक वो बचे, हमारे जानवर वो बचे। प्रकृति को बचाना है तो हमारे प्राकृतिक खेती के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अलग अलग संस्थाएं बहुत सारी ये काम कर रही है। काम करने के बाद में एक जैविक बोर्ड भी इसका गठन हुआ है। उस बोर्ड के माध्यम से भी उनको प्रमाणीकरण करके धीरे धीरे हम उसको प्रॉपर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि हम यहाँ पिछले 30 दिन तक हमने जो सीखा है उसको सीखने के बाद में हमारे फील्ड पर उसको अपनाना होगा। अपनाने के बाद उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के बाद जो हमारा जैविक बोर्ड है उसमें पंजीकृत करवा के हमारे प्रोडक्टों को सील टप्पा लगाना पड़ेगा, तब तो हमारी कोई जान पहचान होगी। यदि हमने प्रोडक्शन कर लिया, मार्केट में ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास प्रमाण पत्र नहीं। हर देश जो है, हमारे देश से यदि कोई सामग्री खरीदता है उसके मानक निर्धारित है। उस मानक निर्धारित पर हमें जब तक खड़े नहीं उतरेंगे तब तक हमारा प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। पूरे देश में सबसे ज्यादा मिर्ची उत्पादन होती है गुंटूर में। सेकंड लार्जेस्ट मंडी जो है हमारे खरगोन जिले की बेड़िया मंडी है, पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है गुंटूर में। खरगोन में क्यों नहीं होता? तो खरगोन में बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल का उपयोग करते हैं। यदि यहाँ से सैंपल हम भेजते हैं, अलग अलग देश के क्राइटेरिया है, जिसमें मोनोकोटोफास इतना हो चाहिए, क्लोरोपाइरिफास इतना हो चाहिए, यूरिया डीएपी की मात्रा इतनी होना चाहिए, हर केमिकल की रहेगा। इससे यदि ऊपर आपका गया तो हम आपको खरीदेंगे। तो वहाँ की मिर्ची एक्सपोर्ट लायक है ही नहीं। फिर क्या करते हैं, उस मिर्ची मंडी में ले जाते उसको मिक्स करते हैं और अलग अलग तरीके से वो उसको एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो प्रोडक्शन तो किया है, पर ऐसा केमिकल वाला प्रोडक्शन करने के बाद में हम क्या मानव जीवन के लिए सही कर रहे हैं? कोई भी काम हम सही मानव जीवन के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है। चौरसिया जी ने इतनी कम उम्र में इतना अच्छा डेवलप किया, अलग अलग रिसर्च किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। किया। हम पौधे की बात करें, पौधे का 97% 97 से 98% किससे बना हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 98% भाग पौधे का बना हुआ। बाकी तो 2% 3% भाग है पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट आ गए। तुम्हारे एनपीके आ गया, यूरिया डीएपी, अपना कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, है ना, वो सिलिकॉन, है ना, सब चीजें आ गई। कितने परसेंट में आ गई? 3% में, 2% में सब चीज आ गई। तो हम उस 98% को क्यों नहीं ध्यान दे रहे? अब उस 98% को हम एक्टिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको अनएक्टिव रूप से जमीन में है वो, पर उसको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार ने अलग अलग तरीके से हमारे जो कल्चर तैयार करे, उस कल्चर में किसी का नाम पीएसबी दिया, फास्फोरस सोल्युबल बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर दिया, राइजोबियम दिया, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया दिए जो उसको घुलने का काम करते हैं। राइजोबियम का काम है कि वो नाइट्रोजन 79% जो है हमारा नाइट्रोजन और इन्वायरमेंटल में है, उसको कहाँ खींचने का काम करता है? जड़ों में। हम ऐसी फसलें लगाए ताकि उसके और नाइट्रोजन को कहाँ खींच के कर सके, जमीन में खींच सके, है ना। ऐसी फसल लगाए जहां पर सालों से हमारा यूरिया डीएपी, पोटाश है, फास्फोरस है, उसको घोलने का काम कौन सा रहता है? पीएसबी, फास्फोरस सोल्युबल बैक्टीरिया। उसको एक्टिवेट करें, सल्फर को एक्टिवेट करें, सिलिकॉन को एक्टिवेट करें। ऐसे जो बैक्टीरिया है उनको हमें वापस जमीन में पालना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा। तो हमारा जो खाद का परसेंटेज है, दवाई का परसेंटेज, वो कितना परसेंट घट जाएगा? मतलब नहीं ज्यादा तो 75% हम उस जो रहेगा हमारा खर्चा रहेगा उसको कम करके 25% में अच्छी फसल ले सकते हैं। क्या बड़े बड़े जंगलों में, बड़े बड़े पहाड़ों में जो आपने सागवान की खेती होती है, बड़े बड़े फल खेती होती है, आम की खेती होती है, या जो फल पुराने समय से लगे होते, उसको हम खाद देने गए थे कभी? वो क्या है, आज भी फल दे रहे हैं हम। तो उनको कहाँ से फल वो मिलता है? न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? वही उन्हीं पत्तियों से मिलता है, उन्हीं हवा से मिलता है, हाइड्रोजन से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है, कार्बन से मिलता है। कार्बन कैसा डेवलप होगा? ये पत्तियां सड़ेगी, गलेगी, उससे डेवलप होगा, बेचो उसको खाएगा, उसको खाद के रूप में उपयोग करेगा, उससे उसको उसका उत्पादन मिलेगा। तो हम उसको कभी खाद पानी नहीं देने गए, कहाँ से लिया? पर हमारे किसान भाई बंधु क्या करते हैं कि उसको पूरा जला देते हैं, है ना। उस फसल को उठा के बाहर फेंक देते, फिर जलाएंगे उसको। मतलब खेत में टिंका नहीं होना चाहिए,
जमीन माँ का भोजन क्या है? कार्बन, पत्तियां, वही है। दूसरा क्या भोजन? अब जमीन माता को आप इस प्रकार का भोजन दोगे तो वो बिल्कुल अपने को देगी। अब तुम केमिकल दोगे, किसी बच्चे को हम दवाई पिला के जिंदा नहीं रख सकते। उसको क्या करना पड़ेगा? आपको भोजन भी देना पड़ेगा, दूध भी देना पड़ेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स भी देना पड़ेंगे, दाल भी देना, सब देना पड़ेगा। तो वो सबका सोर्स क्या है? ये पत्तियां है, और उस पत्तियों से ही हम करते हैं। अलग अलग तरीके से हम पौधे को उपलब्ध क्या कराते हैं कि भाई उसको कार्बन मिल जाए, हाइड्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, बोरॉन मिल जाए, जिंक मिल जाए। तो हम ये जो स्ट्रक्चर बने हैं, चौरस साहब के यहाँ बने हैं, उसमें क्या क्या चीजें मिलाते? दाल मिला रहे हैं, उससे प्रोटीन मिल जाएगा, गुड़ मिला रहे हैं, उसको ग्लूकोज मिल जाएगा, गोबर खाद मिला, उसको बैक्टीरिया मिल जाएगा, उसको कार्बन मिल जाएगा। क्या है चीजें? सब ये चीजें हैं। कोई सा ऐसा पत्ता नहीं है जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। किसी में ज्यादा मात्रा में होगी, किसी में कम मात्रा में होगी। ठीक है। यदि वो हमारे ब्लैक आलू अभी देख के आए, उसमें जो है रेड आलू देख के आए, उसमें जो उसके रंग से भी उसमें आयरन की होता है, प्रोटीन, हल्दी है, जो पीली दालें हैं उसमें प्रोटीन का उत्पादन होता है। ऐसा अलग अलग प्रकार का जो होता है, हम कॉम्बिनेशन बना के पौधे को, हमारा शरीर भी एक प्रकार का पौधा है ना। हमें यदि कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां दर्द होने लगती है। यदि हमारे को आयरन की कमी होगी, खून की कमी होगी, तो हमारी जी घबराने लगेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बोलेगा भाई ऐसा करो, इसको आयरन की गोली दे तो ठीक हो जाएगा। उन्हें कैल्शियम 2 गिलास दूध जल्दी पिला दे तो उसके हड्डियां दर्द होना बंद हो जाएगी। ये चीज करके पौधे को भी हमें ऐसी मात्रा देना है, संतुलित मात्रा देना, ताकि उसका पूरा विकास होकर उसको प्रोडक्शन दे सके। ठीक है। तो ये प्राकृतिक खेती में ये चीजों को सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। हम निमाड़ के होने के बाद में प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, अच्छा उत्पादन होता है। बड़े स्केल पे 50,000 हेक्टेयर मिर्ची खेती हो रही, 300-400 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर में केले खेती हो रही, कम से कम 1000 हेक्टेयर में लगभग टमाटर हो रहा है। अपना एरिया इससे दूर है, वहाँ इतनी सारी दवाइयाँ, इतने सारे प्रोडक्शन होने से वहाँ बीमारियाँ बहुत पनपी है, और कई प्रकार के वायरस भी पनपे हैं। वहाँ प्रोडक्शन होना धीरे धीरे बंद होगा, पर हमारा एरिया उसके लिए एकदम अनुकूल है। यहाँ किसी प्रकार का वायरस नहीं हो, किसी प्रकार का टेम्परेचर नहीं है। तो धीरे धीरे हमारे एरिया में भी, अभी सागर की मैं बात करूंगा, सागर में धीरे धीरे हम करें, कुछ मिर्ची की खेती करें, कुछ टमाटर की खेती करें, कुछ पपीता करें, कुछ केला करें। हम इसमें क्या सक्सेस हो सकते, डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में करें। उसके बाद में हम हमारे किसान जो है उनको हम बताएं कि ये अच्छे से हो सकता है। सर ने वही किया कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ये एक प्रकार का उदाहरण है। तो आप अलग अलग राज्य से आए हो, बोलने के बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, आप लोग जाना भी है ना? तो 2 घंटे में हमें बोल सकते हैं। प्राकृतिक खेती को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने एक प्राकृतिक क्लब गठन किया है। उस क्लब के माध्यम से एक प्राकृतिक पोर्टल हुआ है, और पोर्टल के माध्यम से उसमें पंजीयन होता है। पंजीयन होने के बाद में उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है, और कमेटी का रजिस्ट्रेशन का चार्ज है 5,000 रुपए। उसका कमेटी बना के उसका रजिस्ट्रेशन करिए, तब पूरे देश के पोर्टल पे आपका नाम दिखेगा कि ये एक प्राकृतिक खेती का क्लब है, एक गठन है, जिसमें वो प्राकृतिक खेती करवाने का काम करके उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, वो क्या गतिविधि कर रहे हैं। तो शासन ने एक प्रकार का इसको रजिस्टर्ड पोर्टल डेवलप किया है, प्राकृतिक खेती वाला है। मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ, सर को दे दूंगा। तो वो करके आप अपने अपने क्षेत्र में, हमारे पास इसकी समीक्षा होती है, भोपाल स्तर पर कितने गठन हुए, कितने किसानों करवाया, कितने किसानों किया। आत्मा परियोजना के तहत देखिए कि का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए उनको खाद दवाई उपलब्ध कराई गई, काफी लोगों को जोड़ने का काम किया गया। तो आप अपने क्षेत्र के एक ब्रांड एम्बेसडर हो, आप अपने जाके जितनी भी यहाँ पर प्राकृतिक खेती की है उसका हमारा झंडा गाड़ना है। ठीक है, कि हम कुछ सीख के आए और जज्बा। तो ये हम कहीं सीख के जाते हैं पर जाके भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ा नहीं सकते। सर वो क्या मतलब था दुनियादारी से, वो अपना जीवन यापन करते, पर पूरे देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया उन्होंने, और अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन किया। ऐसे हर क्षेत्र में, यदि बॉम्बे से आए, राजस्थान से आए, आंध्रा से आए, तो हमारे क्षेत्र में एक चौरसिया जी आप बनोगे उस क्षेत्र में, है ना। और वहां पर चौरसिया जी के साथ साथ में आपका विजिट भी कि हमके हाथ सीख के आए और हमने इस तरह का काम कर। ठीक है, तो ये हम को करना है। शासन की बहुत सारी स्कीम चल रही है, इसके ऊपर जैविक खेती के ऊपर प्रमाणीकरण का काम भी कर रहा है, क्लब गठन करने का काम भी कर रहा है, जैविक प्रोडक्ट बेचने का काम भी कर रहे हैं। शासन अलग अलग तरीके से टेस्टिंग का काम भी करवाती है। लेबोरेटरी ऐसी बनी है, यदि तुमने केमिकल नहीं डाला तो आप टेस्ट करवाए, उसका लाट बनाइए, लाट बनाने के बाद उसको एक्सपोर्ट करने का काम करिए। एक्सपोर्ट की एजेंसियां, कहीं एजेंसियां अपने पास उपलब्ध है। तो हमारे विभाग फल, फूल, सब्जी, मसाला, औषधि, ये 5 फसलें करवाने का काम करता है।
कृषि दलहन तिलहन कृषि विभाग करवाता है। तो इन फसलों से संबंधित हमारे पास बहुत सारी स्कीम चलती है शासन करे से। पोलियो हाउस, नेट हाउस, मल्चिंग है, पावर स्प्रे पंप, टिलर बीटर, स्प्रे पंप चलते हैं, अपने माइक्रो स्प्रिंकलर चलता है पानी बचाने के लिए। ऐसे कई स्कीम चलती है। MP FSTS पोर्टल चलता है, उसमें पूरा डिटेल है। आज के समय में डिजिटल युग आ गया है, हर चीज को हम मोबाइल के माध्यम, हमारे पास 99% एंड्रॉइड मोबाइल है। गूगल पे डाला, आपने सर्च किया, आपको कौन सी स्कीम चल रही, ताकि आपको उसको करने में आर्थिक सहयोग मिल जाए। जैसे सर ने ये दाल मिल लगाई, आटा मिल लगाई, इसमें भी हमारे 33% सब्सिडी और 3% 7 साल तक ब्याज पे छूट है। अधिकतम 10 लाख रुपए दे रहे हैं। यदि छोटी मोटी आप नीड भी इस टाइप से करते हो कि हम जैविक प्रोडक्ट करेंगे, उसको बेचेंगे का शासन, उसको बिकवाने का काम भी एक ODOP माल बना रहा है, उसको बिकवाने का काम भी कर रही है। साथ में उसे फंसाए उत्तम लाइसेंस दे रही। शासन ने एक प्रकार का DRP नियुक्त करा था, तुमको मुझे किसी प्रकार का DPR बनाने की जरूरत नहीं, पूरा बना के देगी शासन, उसको 20,000 रुपये दे। सिर्फ उसको आपको हाँ कहना है, बाकी कागज देना है, आपका काम आसानी से हो जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट यदि आप बनाते हो, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट अपने क्षेत्र में लगा, पूरे भारत देश में ये स्कीम चलती है। तो ये भी आप कर सकते हो। वो बाकी हमारे विभाग की जो MP FSTS पोर्टल है, उसके माध्यम से भी आप जुड़ के उसका सभी लाभ ले सकते हैं। प्राकृतिक खेती पर दिन भर बोल सकते हैं, इसका है? इसलिए आप इस चीज को जरूर ध्यान में 98% को ध्यान देना है, 3% 2% को नहीं ध्यान देना है, तभी आप प्राकृतिक खेती संभव कर पाओ। सभी PS बडोले जी का, जिन्होंने इतने कम समय में आपको विभाग से जुड़ी हुई और खेती से जुड़ी हुई तमाम बातों को समेट के आप सबके बीच में रखा। निश्चित ही आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए काम आएगा और हम उनके मार्गदर्शन के आधार पर बहुत सारी स्कीम्स का भी फायदा ले पाएंगे और इस खेती को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं वापस उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर प्रियंका बहन से मैं आग्रह करता हूँ कि आगे की जो प्रोग्राम की कार्यवाही है वो आप हमें दिशा निर्देश करें, जैसे हम लोग करते हैं। एक ग्रुप फोटो अगर कहें तो आप बाहर से हम लोग मिलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छोटा सा एक संक्षिप्त ही रखूंगी, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप लोग आज निकल हुए हैं। तो इस 30 दिवसीय जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे सबको पता है कि मतलब कितना मुश्किल हो गया था और बड़ी कठिन परिस्थितियों में आकाश जी ने मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव, हमारा जो कोलैबोरेशन था भारत सरकार का और आकाश जी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये बहुत अच्छे से पूरा हुआ है। और जितना मैं समझ पाई हूँ तो आप लोगों ने 30 दिन में काफी कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से। तो जो आपने सीखा है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो मोटिव है कि आपका एम्पावरमेंट होना चाहिए। जो यूथ है यहाँ पे, और मैक्सिमम यूथ ही है, और जो बुजुर्ग भी हैं तो वो भी आगे जाके अपने जो आगे की जनरेशन है उनको बताएंगे। और आप, मेरे को पूरा विश्वास है, आपका ग्रुप तो बना ही हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आगे जाके इसको ऐसे रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करेंगे, है ना। और हमारे देश से भी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए हम सोचते हैं ना कि मतलब हम पहले डोमेस्टिक मार्केट के बारे में सोचते हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो हमारा किसान भी, अभी मुझे लगता है कि आपको शायद 30 दिन में काफी कुछ पता चले। तो अभी सब आप डोमेस्टिक मार्केटिंग नहीं करेंगे, मेरी समझ में आता है कि आप एक्सपोर्ट तक के लिए जाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, जितना नॉलेज है आप लोग उसका यूज करेंगे। और आकाश जी का हम लोग बहुत मतलब आभारी हैं उनके। मैं मतलब हमारे रीजनल डायरेक्टर जो डॉक्टर SRC सर हैं, उनकी तरफ से भी मैं, हमारे सेंटर की तरफ से मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने अपना 30 दिन का समय दिया, यहाँ पे आपका अकोमोडेशन सब कुछ किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राज्य की जो टीम है उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया सबका। और मैं सर का भी अभी बहुत अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने बहुत छोटी सी चीजें, मतलब छोटे से समय में आपको बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। अगर आप चाहें तो अगर हम सर आपका नंबर भी ले लेते हैं, अगर हो सकता है हमारी ट्रेनिंग्स को कभी जरूरत पड़े आपके मार्गदर्शन की, तो अगर सर आपको नंबर शेयर कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ट्रेनिंग्स का भी स्पेशली, क्योंकि ये ट्रेनिंग तभी पूरी हुई है जब ट्रेनिंग्स आते हैं। तो आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आए, और मतलब मुश्किल परिस्थितियां थी उस टाइम पे, तो काफी दूर से आए, सीजन निभाया, तो आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं माननीय अतिथि महोदयों से निवेदन करता हूँ कि एक ग्रुप फोटो के लिए जो है, ताकि ये पल जो है यादगार बने जहाँ पे हाथ में ले लेंगे ग्रुप फोटो में आप ग्रुप लेके आओ सर्टिफिकेट ले लेना।